नमस्कार दोस्तों। आज हम 23 मार्च के सारे करंट अफेयर्स की हम बात करेंगे। 22 संडे होने की वजह से मिस हो गया है, लेकिन इसमें हम ये देखेंगे, मैं आपको रिकैप करता चलो इसमें कि जो इसमें बिजनेस की और इकोनॉमी की न्यूज़ है, संडे को दरअसल कम न्यूज़ होती है तो मैंने इसमें क्लब कर दी हैं, तो इसलिए 23 का हो गया है। तो इसमें हम जो इसमें बात करेंगे, इसमें हम पहले ये देखेंगे कि जो फ्यूचर्स ग्रुप्स को लेकर जो परेशानी हो रही है, जो किशोर बयानी जी को एक तरीके से देखा जा रहा है कि एक तरीके से राहत मिली है हाईकोर्ट की तरफ से, अमेजोन को एक नोटिस भेजा गया है, तो इन्होंने एक तरीके आदेश पर रोक लगाई है, उसकी हम थोड़े डायनामिक समझेंगे। जो फ्यूचर्स ग्रुप का रिलायंस के साथ जो मर्जर है, उस पर मैंने रिलायंस की जब डिटेल हम कर रहे थे तो उस पर बहुत डिटेल लेक्चर मैंने इसमें बनाया था। तो बहरहाल जो है हम इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि नीति आयोग की तरफ से जो है एक तरीके के दो टास्क फोर्स बनाए गए हैं। वो टास्क फोर्स बहुत अहम है, किस सेक्टर के अंदर है, क्या है उनका, किस तरीके से वो काम करेंगे, हम उस पर बात करेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि फरवरी के अंदर जो क्रूड ऑयल था, यानी कि कच्चा तेल जो आयात था, इसका 18.3% जो है इसमें ये घटा है। तो इसके बाद इसकी कीमतों पर, इसका आउटलुक, हम उस पर बात करेंगे डिटेल से। और फिर हम ये देखते हैं कि जो एक तरीके से ये देखा जाए कि नौकरी बदलने पर जो जो अपने ट्रांसफर करा लिया सकेंगे ग्रेजुटी, इसके लिए जो आदेश जो है उसके लेकर के क्या भूमिका है। तो इससे जो इंडस्ट्री है, यानी कि उद्योग जगत के कर्मचारियों के संगठनों के बीच में जो सहमति की बात चल रही थी, वो एक तरीके से बन गई है। हम उसके रेमिफिकेशंस देखेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो इम्पोर्टर्स हैं, जो एक तरीके के जो इसमें जो आपके जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो एक तरीके से किस तरीके से लाभ का ये रोड टैप योजना जो है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हम बात करेंगे। इसमें हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से जो इनको समस्याएं आ रही थी, उसको सरकार को लेकर के आउटलुक क्या है, विजन क्या है। तो निर्यातकों से संबंधित हम इसमें बात करेंगे। और जो रोड टैप योजना में जो वाणिज्य मंत्रालय के साथ, यानी कि मोकी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके साथ जल्द विवाद को सुलझा लिए जाने का एक तरीके से एश्योरेंस दिया गया है। और इसमें हम उसके बाद देखेंगे कि जो डीएफआई में है, इसमें जो है कि 26% ये सरकार की हिस्सेदारी रहने की इसमें बात की जा रही है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। इसके बाद ये हम एक न्यूज़ एग्जाम परस्पेक्टिव से, पर्सन इन न्यूज़ के हिसाब से, तो जो गो एयर के जो एमडी हैं जय वाडिया, इन्होंने रिजाइन किया है। हम थोड़ा सा इसको ब्रीफ में ले लेंगे। और ये भी देखेंगे अप्रैल से जिस तरीके से जो मारुति ने जो प्राइसेस बढ़ानी है, उसका क्या डायनामिक्स है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में जो आईपी एड्रेस जो है आपके ये ब्लॉक होंगे, इसको लेकर के जो क्या डायनामिक्स है, हम इस पर बात करेंगे। और आरबीआई और यूनिवर्सल बैंक के साथ एक समिति को लेकर किस तरीके की मंजूरी की बात की जा रही है, एग्जाम परस्पेक्टिव से हम उस पर बात करेंगे। और इसके बाद हम एक केस स्टडी के तौर पर ले लेंगे कि एप्पल के संग अगर उन्होंने चार्जर नहीं देने पर एप्पल इंक को किस तरीके से भारी भरकम, यानी 14.48 करोड़ का जुर्माना एक तरीके से लगा दिया गया है। इसको हम पूछ लेंगे किसको जानकारी के लिए, इससे शायद ही इससे क्वेश्चन बनेगा, लेकिन बहरहाल आपको ये पता होना चाहिए कि जो इतनी दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी है, ये काम कैसे करती है। इसमें एनवायरमेंटल कंसर्न्स का इन्होंने एक तरीके का तर्क दिया था, तो उस पर बात करना चाह रहे थे। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो एक तरीके से जो इंफ्रा है, यानी कि जो रेटिंग एजेंसी इंफ्रा है, इसने रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हो रही है, उसको लेकर के इसने क्या कहा है, इसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है उसको लेकर के। तो और एक तरीके से मैं आपको ब्रीफ में बताता चलूं कि एक तरीके से जो प्राइसेस गिरे हैं, जो सस्ते हुए हैं दिल्ली एनसीआर में, स्टिल जो हैं आपके जो मकान वो नहीं बिक रहे हैं। तो उसको लेकर के जो एक तरीके से अमरपाली ग्रुप है, इसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सीज भी थी, जेपी ग्रुप है, सुपरटेक जैसे जो बिल्डरों के खिलाफ जो कानूनी मामले चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, इससे जो है आपके ग्राहकों का जो भरोसा घटा है। इसको लेकर इंफ्रा की रिपोर्ट एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए हमने इसे लिया है। तो चलिए हम इसको डायरेक्टली शुरू करते हैं। तो पहली जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि किशोर बयानी को एक तरीके से राहत मिली है, तो अमेजोन को एक तरीके से नोटिस भेजा गया है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एकल पीठ की एक तरीके से जो थी सिंगल बेंच ने एक तरीके से आदेश पर रोक लगाई है। तो इसमें जो होगा 30 अप्रैल को जो है वो दोबारा सुनवाई करेगी। दो सदस्यीय पीठ होंगे इसमें उस वक्त। तो मैं आपको बताता चलूँ ये मामला क्या है दरअसल, कि इसमें अमेजोन के साथ चल रहा है जो इनका विवाद जो है, उसमें जो फ्यूचर ग्रुप है आपका, यानी कि फ्यूचर समूह है, इसके जो संस्थापक हैं किशोर बयानी, इनको एक तरीके से बड़ी राहत मिल गई है। इसको इस हल्के से देखा जाना चाहिए। इसके बाद फीचर्स को किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है, हम उस पर भी एक तरीके से फीचर को सुप्रीम कोर्ट का किस तरीके से हवाला दिया गया, उस पर भी बात करेंगे। तो इसमें एक तरीके से ये देखा गया है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट की जो 2 सदस्यीय पीठ ने एक तरीके से सोमवार को जो सिंगल बेंच के 18 मार्च जो था,
उसके आदेशों पर रोक लगा दी है। तो इसमें ये देखा गया है कि जो इसके साथ अमेज़न को नोटिस भेजा है और उसमें रिलायंस फ्यूचर डील मामले में अमेज़न को क्या कहना है, अपना कैसे पक्ष रखना है, इसके लिए इस संबंध में ये नोटिस गया है। तो एक तरीके से जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट थे यानी कि जो डीएन पटेल थे और जो जस्टिस जसमीत सिंह की जो इनकी बेंच थी, इन्होंने फ्यूचर्स को अपील पर जो है फ्यूचर की तरफ से अपील की गई थी, इसमें इन्होंने अमेज़न को नोटिस भेजा है और इन्होंने इसमें यह देखा है कि जो पीठ है जो कि अपने आदेश में इन्होंने कहा है कि जो सिंगल बेंच के आदेशों पर रोक लगाते हैं, जो कि काफी चर्चा में था, 18 मार्च को जो आया था उस पर इन्होंने रोक लगाई है और अगली सुनवाई होने तक दोनों पक्ष जो है स्टेटस को बना के रखे यानी कि यथास्थिति को बनाए रखेंगे। तो सिंगल बेंच का मैं आपको बताता चलूं उसका क्या वर्डिक्ट था। तो सिंगल बेंच ने जो है कि रिलायंस फ्यूचर रिटेल की जो 24,713, जिसको भी जब मैं रिलायंस के रिटेल के जो मेगा प्लान्स की बात कर रहा था उस वक्त मैंने जो डिटेल लेक्चर्स बनाए थे उसमें किस तरीके से रिलायंस की जो एक तरीके से जो रोड मैप है रिलायंस का जो मेगा प्लान्स है उसमें किस तरीके से फ्यूचर ट्रिप्स यानी कि ये फिट होता है। तो उसमें जो डील थी वो भी भारी भरकम डील थी कि 24,713 करोड़ की जो रिलायंस फ्यूचर रिटेल की जो एक तरीके से डील थी, इस पर रोक लगाते हुए किशोर बयानी जो थे इनके जो संस्थापक हैं और जो अन्य प्रवर्तक एक तरीके इनकी संपत्ति जब्त करने के आदेश जारी किए गए थे। ये 18 तारीख को आया था लेकिन इस पर फिलहाल जो है वो रोक लगा दी है। तो इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि किशोर बयानी को एक बड़ी राहत मिली है। अब इसमें ये सवाल उठता है कि फ्यूचर्स ने किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया। तो इसमें बात ये निकल करके आई है कि जो फ्यूचर समूह था इसकी ओर से जो पेश जो थे हरीश साल्वे पेश हुए थे इनकी तरफ से, तो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट की जो खंडपीठ थी इन इस तरीके के मामले में एकल पीठ के आदेश पर जो है रोक लगाई थी जिसकी सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। तो एक तरीके से शीर्ष अदालत की जो खंडपीठ के आदेशों पर कोई रोक नहीं लगाई है। तो ऐसे में जो इनकी सिंगल बेंच थी, एकल पीठ थी, इस तरह का आदेश पारित नहीं करना चाहिए था, ऐसा उनको कहना है। तो ये एक तरीके का रैशनल आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन बहरहाल जो है कि उनको एक तरीके से संपत्ति जब्त करने का जो आदेश था 18 मार्च को जो हुआ था उसको अभी फिलहाल जो है वो रोक दे। तो 30 अप्रैल को जो है दोबारा सुनवाई करेंगे लेकिन उस वक्त भी दो बेंच के होंगे, दो संसदीय पीठ इसमें 2 सदस्यीय पीठ इसमें बैठेंगी। अब हम बात कर रहे थे नीति आयोग की। यहाँ पर नीति आयोग को लेकर के जो इसमें बात हुई है वो ये हुई है कि नीति आयोगों को निपटाना है सरकारी और जो प्राइवेट यानी कि जो निजी अनुबंध विवाद है। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो ये क्योंकि नीति आयोग एक डिफरेंट पर्पस के लिए है, लेकिन बहरहाल नीति आयोग के ने अनुबंध जो इनके कॉन्ट्रैक्ट जो विवाद है इसका जल्द निपटारा करने के लिए 2 टास्क फोर्स गठन किए गए हैं। तो आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि रिसेंट में 2 टास्क फोर्स गठन किए गए हैं, ये किसके द्वारा किए गए हैं? कॉन्ट्रैक्ट को मामलों को सुलझाने के लिए। तो आप उसे मिनिस्ट्री ऑफ इसको बोलेंगे कंज्यूमर अफेयर्स की तरफ डाल देंगे, आप इसको कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ डाल देंगे, लेकिन ये नीति आयोग आपका सही आंसर होगा, इसलिए मैंने इस खबर को लिया। इसके बाद जो इसमें जो मैं आपको फिर से बताता हूँ, नीति आयोग ने जो अनुबंध विवादों को जल्द निपटारा करने के लिए 2 टास्क फोर्स का गठन किया है। तो एक तरीके से जो प्रभावी सुलह तंत्र है, एक तरीके से सरकार व निजी कंपनियों के जो कॉन्ट्रेक्चुअल विवाद होते हैं यानी अनुबंध विवाद में तेजी से सुलझाया जाएगा, जिससे जो है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मिलेगा, एक तरीके से कारोबारी सुगमता बढ़ेगी इससे। तो जो नीति आयोग के जो सीईओ हैं अमिताभ कांत, इनकी अगुवाई वाला पहला टास्क फोर्स जो है इसमें मैं इसको हेड करेंगे। जो पहला टास्क फोर्स है और जो निजी कंपनियों के बीच जो अनुबंध है इनका निपटारा करेगा। और ये इंपॉर्टेंट है कि जो दूसरा टास्क फोर्स की अगुवाई जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है आपके राजीव कुमार। तो एक तो ये पहली बात हो गई कि नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो इसको पहला वाला देखेंगे जिसमें कि ये निजी कंपनियों के बीच में और सरकार के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनका निपटारा करेगा। सीईओ हैं आपके अमिताभ कांत और जो इसके उपाध्यक्ष हैं जो राजीव कुमार हैं, जो सेकंड टास्क फोर्स को वो हेड करेंगे और जो अनुबंध बनाने के लिए जो नीतियों का ढांचा तय इसमें करेंगे। तो ये दोनों टास्क फोर्स का रोल आप देखें, इसका फर्क देखें, ये आपको एक तरीके से पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं फरवरी में जो एक तरीके से जो कच्चे तेल की बात हमने इसमें की थी, हमने क्रूड ऑयल की जो बात की थी, तो देश का जो कच्चा तेल आयात है यानी कि जो हम इंपोर्ट करते हैं और उसमें जो फरवरी के अंदर जो है 18.3% जो है वो कम हो गया, यानी घटकर जो है आपका 1.524 करोड़ टन रह गया है। तो आप इसको ये देखें, एक महीने के अंदर जो है 18.3 का रिडक्शन हुआ है। उसके बाद जो घटकर जो फिगर निकल कर आए, जो डेटा निकल करके आए हमारे सामने, वो ये है 1.524 करोड़ टन, इतना जो है आपके पास
रह गया है। तो इन आंकड़ों के मुताबिक जो है ये अक्टूबर 2020 के बाद आयात के अंदर जो है सबसे बड़ी, यानी कि इंपोर्ट्स के अंदर अक्टूबर 2020 के बाद ये सबसे बड़ी गिरावट है। 18.3% का इसमें रिडक्शन फॉल देखा गया है। तो इसकी जो वजह है, इस दौरान जो है खपत में लगातार जो है कंजम्पशन में जो है लगातार दूसरे महीने गिरावट आई है, जबकि जो एक्सपोर्ट जो था वो भी जो है आपका 17.7% घट गया है। तो इंपोर्ट जो घटा है आपका 18.3% घटा है। अब जो फिगर्स हैं इसकी 1.524 करोड़ टन रह गई हैं, और जो एक्सपोर्ट्स हैं आपके वो 17.7% जो है वो कम हुए हैं। और ये जो फिगर्स आपके जो इंपोर्ट की हैं वो आपको अक्टूबर 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट बता रहा है, आपको जो डेटा इससे निकल करके आया। अब सवाल ये होता है कि ये ऐसा क्यों है। तो दरअसल जो है कि कीमतें बढ़ने और जो कोरोना के जो मामलों में वृद्धि से तेल की मांग में एक तरीके से गिरावट आई है, और जो इसका असर है वो आपका तेल आयात पर भी देखा गया है। यानी कि आपने जो उसको इंपोर्ट में भी दिखा है। तो पहला यह है कि तेल मामलों में एक तरीके से कीमतें जिस तरीके से क्रूड की बढ़ी, अब थोड़ा सा मॉडरेट चल रहा है, लेकिन वो बढ़ा हुआ है, फिलहाल ऑन द हायर साइड ही है। और कोरोना के मामले में इससे जो है गिरावट आई है। और दूसरा जो है आपके इसमें ये देखिए कि जो इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जो कीमतें कम होने तक बाजार कुछ समय के लिए मौजूदा जो तेल का भंडार है इस पर रहने का निर्णय कर सकता है। तो ये एक और इसकी इंपॉर्टेंट वजह है जो मार्केट्स इसको समझ रहे हैं जिस तरीके से। अब इसमें सवाल ये आती है कि कीमतें और कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने का असर इस पर डेफिनेटली बढ़ेगा। और जो इसमें इंपॉर्टेंट बात निकल कर रही है, जो फाइंडिंग है इसकी, वो ये है कि 11 महीनों में सिर्फ एक बार जो है आपका आयात बढ़ा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है इसकी। तो देश में एक तरीके से जो तेल आयात पिछले 11 महीनों में सिर्फ एक बार जो है, अब वो महीना कौन सा है, दिसंबर 2020 का, इसमें बढ़ा है। बाकी हर महीने जो है आप लॉकडाउन की वजह से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो पिछले साल अप्रैल में जो आयात में 16% घटा था, इसके बाद नवंबर तक गिरावट रही, और दिसंबर में आयात जो है 9.5% इंक्रीज हुआ था। उसके बाद ये फिर से फरवरी के अंदर 18.3 का इसने डिप देखा है। तो इस गिरावट को, इसमें गिरावट आने लगी, और जनवरी में जो है आयात जो है आपका 2.7% जो है वो घट गया था, लेकिन आपका दिसंबर में 9.5% बढ़ गया था। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको ये याद रखनी चाहिए। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट है कि नौकरी बदलने पर ट्रांसफर करा सकेंगे अपनी ग्रेजुएटी को, इसके से काफी ज्यादा लोगों को इसमें, और एक तरीके से जो उद्योग जगत है और कर्मचारी संगठन के बीच में इस बात को लेकर के सहमति बन गई है। तो सामाजिक सुरक्षा के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कानून है। तो सामाजिक सुरक्षा कानून के नए नियमों के तहत जो है, जो प्राइवेट सेक्टर है आपका, जो निजी क्षेत्र है, इसके जो एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी हैं, इनको जो है जल्द ग्रेजुएटी ट्रांसफर की सुविधा मिल सकती है। तो नौकरी बदलने पर पीएफ की तरह ग्रेजुएटी की राशि भी जो है आपकी वो नियोक्ता के पास ट्रांसफर करा सकेंगे। इस पर जो है सहमति ऑलमोस्ट बन गई है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत अहम है, इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हैं। प्राइवेट सेक्टर की वो पहले से ही हैं, और दूसरा इसमें थोड़ा सा है, और वो जिस तरीके से पीएफ ना लगे इसको लेकर भी काफी शिकायतें रही हैं। तो बहरहाल वो किसी और लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपोर्टर्स की। एक्सपोर्टर्स में जो है कि बीती जो 1 जनवरी है, इससे ले सकेंगे आप जो इसमें छूट दी गई है। तो रोड टैप योजना के हम यहाँ पर जिक्र करेंगे, इसको हम देख लेते हैं। इसमें जो है कि इसमें रोड टैप योजना की जो इसमें बात की जा रही है, तो जो वाणिज्य मंत्रालय है, जो MoKI है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसने एक तरीके से भरोसा दिया है कि जो नई कर छूट की योजना है, ये सभी समस्याओं का जल्द निपटारा इससे कर लिया जाएगा। तो अब सवाल ये निकल करके आता है कि जो निर्यातक हैं, यानी कि जो एक्सपोर्टर्स हैं, ये 1 जनवरी 2021 से ही जो टैक्सेस में जो छूट दी गई है, रिबेट्स दी गई हैं, उसके सहित जो है ये अन्य कंसेशंस जो हैं, अन्य रियायतें जो हैं, इसका लाभ ले सकेंगे। यानी 1 जनवरी आपको डेट याद रखनी होगी। और सरकार ने जो है निर्यातकों को जो ये कर छूट की सुविधा देने के लिए, जो अब मैं रोड टैब आपको बता रहा हूँ, के लिए निर्यात एक इसके लिए जो निर्यात उत्पाद पर कर व शुल्क रियायत, यानी कि इसको रोड टैप योजना कहा जा रहा है, बहुत फेमस है एक तरीके से, ये योजना शुरू की है। इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन होने हैं, लेकिन कुछ विवादों की वजह से जो है फिलहाल इसे लागू नहीं किया जा सका। तो एट प्रेजेंट डेट ये लागू नहीं हुई है, लेकिन ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। और इसके बाद जो है इसमें आप इसको इस तरीके से देखें कि जो ये टैक्स रिफंड योजना, जो रोड टैप से जुड़ी सभी समस्याओं को जो है जल्द सुलझा लिया जाएगा, और इसे सरकार फौरन अमल में लाना चाहती है। तो इस योजना को
जो है बीती जनवरी से ही, जो ये जनवरी का महीना जो गुजर गया है उससे ही प्रभावी मान लिया जाएगा, और जो एक्सपोर्टर्स हैं इनके सहित अन्य छूट का जो दावा है वो 1 जनवरी से कर सकेंगे। तो इस पे एक तरीके से ये देखा जाए तो इसमें थोड़ी सी, इसमें खाली टेक्निकल, इसमें एक तरीके से हर्डल है, लेकिन वो उसको दूर कर लिया जाएगा। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि पूरी जो प्रक्रिया है वो इसकी ऑनलाइन रहने वाली है। तो सरकार का जो पूरा जोर इस बात को लेकर के है कि सभी जो प्रक्रिया है उसमें ये ऑनलाइन चले जाएं, और उसके बाद जो आवेदक हैं, जो इसमें एप्लीकेंट्स हैं, ये इसको लेकर के टैक्स व शुल्क की जो रियायतें मंजूरी तभी सब काम डिजिटल तरीके से किया जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है जिसमें सरकार और जो हितधारक हैं, जो इस तरीके से जो कंसर्न है, उनको जो है कि फेस टू फेस बातचीत का विकल्प जो है बेहद सीमित रखा जाएगा। तो व्यापार, जिसको कहते हैं विदेश व्यापार महानिदेशालय, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, एक तरीके से इस बाबत को लेकर तैयारियां पूरी कर चुका है, तो जिसको पेपरलेस बनाया जाएगा। तो ये जो फाइंडिंग है ये बहुत अहम फाइंडिंग है, आपको ये आंसर्स में, इंटरव्यूज में और ये पूछी जा सकती है, आपको इसमें बताना होगा। इसमें एक चीज और आई है कि निर्यातक जो है, एक्सपोर्टर्स है, मैं रिकॉर्ड के लिए बता रहा हूँ आपको, कि जो एक्सपोर्टर्स है, निर्यातकों को 3 महीने से नहीं मिली थी छूट। तो जो सरकार एक तरीके से निर्यातकों को पहले छूट देने वाली जो एक तरीके से मर्चेंडाइज, एक तरीके से मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फॉर्म स्कीम, यानी जिसको MEIS, यानी MEIS जो स्कीम थी, जिसको कहा जा रहा था मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फॉर्म फ्रॉम इंडिया स्कीम, जो थी आपकी इसको MESIS की जो ये स्कीम थी, MEIS स्कीम थी, ये 31 दिसंबर 2020 को इसको बंद कर दिया गया है। तो इसकी जगह जो है रोड टैप की योजना लाई गई। तो सवाल ये पूछा जा सकता है कि रोड टैप योजना जो है वो किसकी जगह लाई जा रही है? तो MEIS के तहत दिया जा रही है, यानी कि जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स MEIS, यानी कि आई से आपका इंफ्रा फॉर्म इंडिया स्कीम की तरह से ये इसको रिप्लेस करा। मैं फिर से बताता हूँ आपको, MEIS ये स्कीम थी, इसको रिप्लेस करके रोड टैप योजना लाई गई है। तो इसको अभी लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये जल्दी लागू हो जाएगी। तो इसको 1 जनवरी से, तो वो इसको एक तरीके से, क्योंकि वो 31 दिसंबर को एक्सपायर हो गई थी, तो इसके कारण जो पिछले 3 महीनों से कोई छूट नहीं मिल सकी है, तो रोड टैप योजना लागू होते ही जो है एक तरीके से इनको जो है 7 रियायती योजना को खत्म कर दिया गया है, और ये जो है आपकी MEIS इस योजना को भी और खत्म कर लिया गया है 31 दिसंबर, जैसे मैंने आपको बताया। तो नई योजना के तहत होगा क्या, इसमें मंडी टैक्स, वैट, कोयला उपकर और ईंधन, ये आपको जरूरी याद रखना चाहिए, मैं फिर से बताता हूँ। तो जो नई योजना यानी कि जो रोड टैप योजना है, इसके तहत आपका मंडी टैक्स और वैट, कोयला उपकर, ईंधन, जो इसमें जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क, इसमें जो एक्सपोर्टर्स हैं इनको छूट का लाभ दिया जाएगा। और पुरानी योजना में जिस छूट का दावा नहीं कर सकते, तो उसको इन्होंने और ज्यादा सिंप्लीफाई किया है, उसका दायरा बढ़ाया है। तो उसको लेकर के एक वेलकम स्टेप के तौर पे देखा जाना चाहिए। अब हम ये देख लेते हैं कि जो DFI है, इसमें सरकार जो है अपनी जो हिस्सेदारी है वो 26% रखने की बात कर रही है। तो नए डेवलपमेंट वित्त संस्थान, यानी कि जिसको DFI कहा जा रहा है, ये नया संस्थान है, डेवलपमेंट वित्त या फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, DFI की जो बात है, इसमें सरकार जो है कम से कम जो है 26% हिस्सेदारी रखने की बात इसमें हो रही है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि 22 मार्च को जिस तरीके से लोकसभा में इससे जुड़ा बिल पेश करते समय ये उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर ये बताया है। तो वित्त संस्थान का मकसद जो है देश में आर्थिक विकास के लिए जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से जो योजना है, जो परियोजना है, इसके लिए कर्ज देने या निवेश कराना होगा। इस चीज को हमने पहले भी एक थोड़ा सा डिटेल लेक्चर में इसको किया है कवर। और इसके बाद अगली बात आती है, पर्सन ये न्यूज के तौर पर देख सकते हैं, तो गो एयर के जो MD हैं जय वाडिया, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो जो प्रबंध निदेशक जय वाडिया जो है, मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और ये जानकारी जो है आपकी एक तरीके से ये कंपनी के एक तरीके से मेंटर बने रहेंगे, और इन्होंने पिछले साल बनाया गया था इन्हें। तो उधर जो है कि इसमें थोड़ा सा ये न्यूज़ है। इसके बाद जो है क्रिप्टो करेंसी, इसको लेकर के एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के जो IP एड्रेस जो होंगे, जो ब्लॉक होंगे, ऐसा सरकार का कहना है। जो सरकार जो है क्रिप्टो करेंसी पर सख्ती बरतने के क्रम में एक तरीके से ये कदम उठाने जा रही है। इसके तहत होगा क्या कि जो क्रिप्टो करेंसी के जो कारोबारी हैं, इस वाले एक्सचेंज या कंपनी को एक तरीके से एड्रेस ब्लॉक किए जा सकते हैं। सरकार ने पिछले दिनों ही कहा था क्रिप्टो करेंसी रखने या लेन देन पर प्रतिबंध लगाने के लिए संसद के अंदर एक नया कानून जो है वो पारित किया जा सकता है। तो इसको लेकर के हमने पहले भी इसमें थोड़ा सी कवर किया था, ये न्यूज लेकर ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद RBI से रिलेटेड और यूनिवर्सल बैंक से रिलेटेड एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनिवर्सल बैंक या लघु वित्तीय
ये बैंक इसको स्थापित करने के लिए जो है आरबीआई की स्थायी एक तरीके से जो सलाहकार समिति थी, यानी कि ASIC, इसको जो मंजूरी लेनी आवश्यक हो जाएगी। और रिजर्व बैंक ने एक तरीके से कहा है, जो इनके एक तरीके से जो फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर हैं श्यामला गोपीनाथ की अगुवाई में ये समिति बनेगी, यूनिवर्सल बैंक या लघु वित्त बैंक की आवेदनों की जांच पड़ताल करेगा। तो ये इसमें पूछा जा सकता है, इसको हेड कौन करेगा? तो फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई के ही श्यामला गोपीनाथ जो है ये इसकी अगुवाई करेंगे। तो इनके अंडर में ये की गई है, तो फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर वो है। अब हम बात कर लेते हैं एप्पल की थोड़ी सी। तो एप्पल को लेकर के जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि एप्पल ने मोबाइल के संग चार्जर नहीं देने पर एप्पल पर जो है 14.48 करोड़ का जुर्माना लगा है। तो एप्पल ने इसमें कहा था कि ये पर्यावरण संरक्षण के लिए ऐसा किया है, जबकि जो एजेंसीज थी इसके सामने ये जवाब साबित नहीं कर पाए। तो एप्पल फोन के साथ चार्जर ना देने पर ये हुआ कहाँ है? ये ब्राजील के अंदर हुआ है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना किस कंट्री के अंदर ये हुआ है। तो ब्राजील के अंदर ये हुआ है उपभोक्ता अधिकार संरक्षण एजेंसी। तो यानी ब्राजील में जो उपभोक्ता अधिकार संरक्षण एजेंसी है, इसने कंपनी पर 14.48 करोड़ का जुर्माना लगाया है। एजेंसी के जो है ये आपकी जो ब्राजील की जो है उपभोक्ता अधिकार संरक्षण एजेंसी, इसने जो कहा है कि कंपनी ने भ्रामक विज्ञापन दिए, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट किया, साथ ही जो है गलत एक तरीके से अनफेयर गलत कारोबारी आचरण का परिचय दिया। तो पिछले जो ये बात कब का है? पिछले वर्ष अक्टूबर में जो लॉन्च हुए थे एप्पल के आईफोन 12 के साथ यूजर चार्ज के साथ चार्जर नहीं दिया जा रहा था, और ना ही इसके साथ ईयरबड्स दिए जा रहे थे। तो फोन केवल USB-C के केबल के साथ बेचा जा रहा था। कंपनी ने दावा किया था कि वो ऐसा, एप्पल की तरफ से ये कहना था, वो ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। लेकिन इसके बाद जो है ब्राजील की उपभोक्ता संरक्षण एजेंसी जो है, इसने जो है नवंबर में एप्पल को इसे साबित करने को कहा, तो कंपनी इसे साबित नहीं कर पाई, इसलिए अब वो जो है फाइन जो है भारी भरकम फाइन इसको लगा है। तो इसमें जो है कि एजेंसी ने माना है कि ये जो है कंज्यूमर के जो राइट्स हैं उनके ये खिलाफ है, तो उसके तहत जो है ये एक इम्पॉर्टेंट है। और इसमें ये भी है कि एक चीज और थी कि इसमें मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट की जो बात मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कही है, वो ये थी कि एप्पल का कहना था कि पानी में खराब हुए फोन नहीं सुधरेंगे, पानी से जो खराब फोन है वो नहीं सुधरेंगे, इस तरह के भ्रामक विज्ञापन इन्होंने दिए थे, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। इसको भी जोड़ करके इसे देखा जाना चाहिए। तो एजेंसी जो है आपकी उपभोक्ता अधिकार संरक्षण एजेंसी जो ब्राजील की है, इन्होंने आईफोन 11 को लेकर के भी कंपनी ने पानी में हुई समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया, खराब फोन नहीं सुधारे गए, तो ये कंपनी को एक तरीके से भ्रामक या एक तरीके से मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का फिट केस माना, और इसको अपडेट करने वाली समस्या, तो इसके तहत जो है एप्पल को एक तरीके से इसमें थोड़ा सा इसमें फाइन देना पड़ा है। और हो सकता है एप्पल इसके बाद इस पे कुछ कंसर्न ले, इस पे कुछ ध्यान दे सेक्टर के इस वाली प्रॉब्लम के अंदर। और ये ब्राजील के अंदर हुआ। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है किस कंट्री में ये हुआ है, तो ब्राजील के अंदर हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो है कि जो इंफ्रा की जो रिपोर्ट आई है, इंफ्रा रेटिंग्स की जो रिपोर्ट आई है, इसमें इन्होंने किस तरीके से कहा है, जो अम्रपाली ग्रुप, जेपी, सुपरटेक, और इसमें जैसे बिल्डरों के खिलाफ जो चल रहे थे कानूनी मामले, इससे जो है आपके कस्टमर्स का जो है वो भरोसा घटा है, जिसके इम्प्लीकेशन जो हुई है, उसकी इम्प्लीकेशन के अनुसार जो है सस्ता होने के बाद भी, यानी कि फॉल इन प्राइसेस के बाद भी जो है दिल्ली NCR रीजन के अंदर जो है कि मकान वो नहीं बिक रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, इसको हम देख लेते हैं डिटेल में। तो सस्ता होने के बावजूद जो है ये मकान नहीं बिक रहे हैं, ऐसा रेटिंग एजेंसी इंफ्रा का कहना है। कि जो मैंने जैसा बताया कि जेपी, लासिक, अमरपाली, सुपरटेक, बड़े बिल्डरों के खिलाफ जो अदालतों में जो डिफरेंट कानूनों के तहत जो मामले जो चल रहे हैं, इसके कारण ग्राहकों का जो है भरोसा इसमें थोड़ा सा इनसे डिगा है। तो इसका जो है कि दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम में जो रियल्टी बाजार है, इसमें ये कम रहा है। तो आपूर्ति के मुकाबले जो है मांग भी कम होने से जो इसकी एक तरीके से इन्वेंट्री जो है बिना बिके मकान बढ़ने का एक कारण ये हो सकता है इसमें इंफ्रा के मुताबिक। तो इंफ्रा के मुताबिक ये है कि देश में मुंबई महानगर क्षेत्र के बाद दूसरा सबसे बड़े रियलिटी बाजार जो है मुंबई महानगर के बाद ये आपका NCR रीजन आता है। इसमें जो है आपका 22.2 करोड़ वर्ग फुट में बने जो है आपके 1.7 लाख मकानों के खरीदार नहीं मिल रहे हैं। तो ये देख लीजिए अब कितनी कंसर्न प्रॉब्लम है। और इसमें एक चीज और आती है कि 22.20 करोड़ वर्ग फुट में बने एक मकान
5.7 लाख मकान नहीं बिक रहे, इनके खरीदार नहीं है। और 60% जो है, 66% रादर 66% जो है, तो 66% जो है ये नोएडा में बिन बिके मकान हैं, जो कि एनसीआर के अंदर सबसे ज्यादा है। तो इसमें नोएडा की हिस्सेदारी जो है सबसे ज्यादा है, 66% नोएडा की है। और गुरुग्राम के अंदर जो ये आंकड़ा है ये आपका 22% आ जाता है, और फरीदाबाद में ये 3% है। तो आप इसको एक तरीके से डिबेट के लिए इसको कह सकते हैं कि नोएडा 66%, गुरुग्राम 22% और फरीदाबाद जो है वो 3% है। तो एनसीआर के अंदर 2020-21 में शुरुआती जो 9 महीने थे, इसकी जो मांग है ये 15% जो है ये नीचे डिप कर गई है। तो इसमें एक तरीके से तैयार मकानों को बेचने में जो है 5 साल लग सकते हैं। तो इसमें जो ये सारी बातें आई हैं, इसमें ये आया है कि इससे ग्राहकों को, बिल्डरों को, दोनों को ही कर्ज लेने में इसकी मुश्किल आएगी, जो इम्पैक्ट आएगा। तो इंफ्रा की तरफ से ये कहना है, और एक तरीके से भरोसा बढ़ने की उम्मीद तो जताई है बड़े डेवलपर्स ने, डिफॉल्ट की वजह से एनसीआर में छोटे और जिस तरीके से स्थानीय बिल्डर सामने आ रहे हैं, जो ना सिर्फ परियोजनाओं को समय पर पूरा कर रहे हैं बल्कि उनकी क्वालिटी को भी देख रहे हैं, और खासतौर से वो जो केसेस वाला मामला है उससे इनको एक तरीके से, तो जो भरोसा जो हो रहा है इसमें, जो बड़े डेवलपर्स की वजह से जो नुकसान हुआ है उसके लिए स्थानीय जो लोकल हैं और जो स्मॉल बिल्डर्स हैं वो सामने आ रहे हैं। तो वो एक तरीके से वो भी एक वन ऑफ द फैक्टर्स है, इंफ्रा की रिपोर्ट का कहना है। और जो गुरुग्राम में एक तरीके से ये देखा गया है कि हालत बेहतर है, फरीदाबाद में जल्द सुधार होने की इसमें उम्मीद है। और इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि दिल्ली से बेहतर कनेक्टिविटी होने के और आसपास के जो एरियाज हैं उसमें रोजगार के मौके, इसमें जैसे हरियाणा से भी कहा था कि जो है आपके 75% वो लोकल यूथ को दे, 50,000 से नीचे वाली जितनी सैलरी, जितनी जॉब्स निकलेंगी वहां पर। तो काफी सारी चीजों से देखना चाहिए कि तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। तो लेकिन बहरहाल जो है इंफ्रा की रिपोर्ट का ऐसा कहना है। चलिए हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।